हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में 12th के एग्जामिनेशन की तैयारियों में फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का सेट लेके फिर से हम लोग आए हैं। जो पहला क्वेश्चन लिया, ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चंस हैं सारे, ये आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं। ध्यान देना, हमने इलेक्ट्रोस्टैट का आपको क्वेश्चन का सेट दिया, विद्युत स्थैतिकी का, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, आपका इंडक्शन, एसी करंट, सबका क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ये वो क्वेश्चन है जो या तो आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या जिसके आने की संभावना, मतलब बोर्ड मॉडल में वो आए हुए हैं, या वो इस प्रोबेबिलिटी पर है कि ये क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगना लंबा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हो कि रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो इंटू एल बाय ए। देखो, जिसको जो लड़का नहीं भी पढ़ा है ठीक से पहले, क्योंकि पूरा ईयर आपका लॉकडाउन रहा, आपकी सारी पढ़ाई हैम्पर हुई है और चूंकि आपको एग्जाम तो देना ही है, तो अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको शॉर्ट में बता दिया जा रहा है, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, फॉर्मूला जो होता है वो होता है रेसिस्टेंस का, रो हो गया उसका पदार्थ का प्रतिरोधकता, ये एक तरीके से उसका कांस्टेंट रहेगा, और लंबाई और बटे उसका एरिया। मतलब मान लो कि अगर एक वायर हम लिए तो इस वायर में ये जो है इसकी लंबाई हो गई, और यहां पर जो ये एरिया बना, जैसे यही एक वायर लोगे तो इसका ये वाला पोर्शन देखो, एक सर्कुलर पोर्शन मिल रहा है, तो ये एरिया जो है इसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया, जो ऑब्वियसली एक सर्किल है। तो क्वेश्चन में बोला कि लंबाई को दुगना कर दिए, तो फॉर्मूला को देखो तो क्या दिख रहा है, आर जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, लंबाई के। आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लंबाई के। तो लंबाई को दुगना करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ऐसा लगता है बट ऐसा है नहीं। क्या होगा इसमें, ध्यान देना, जब इसको तुम खींचोगे तो इसका जो ये एरिया है, ये एरिया भी पतला होगा। जब वायर खींचाएगा तो पतला हो जाएगा, जिस कारण से ये भी बदलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बदलना सीखो। कैसे बदलेंगे इस क्वेश्चन को, कि R इक्वल टू रो एल बाय ए मेरा फॉर्मूला था, ठीक है। हमको एरिया को गायब कर देना। एरिया कैसे गायब होगा, ध्यान से देखो, ऊपर में L से मल्टीप्लाई के, नीचे में भी L से मल्टीप्लाई के। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ये फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, रो L का स्क्वायर बटे एरिया इंटू लंबाई। एरिया इंटू लंबाई, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, आयतन का, यानी बटे क्या हो गया, आयतन। अब इसको लंबा भी कर देंगे तो आयतन नहीं बदलेगा, ये तो प्रतिरोधकता ये भी चेंज नहीं होगी, यानी सीधा सीधी क्या हो गया आपका, आर जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एल के स्क्वायर के। आज आपने क्वेश्चन ने बोला क्या, लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया गया, यानी कि पहले आर एल पर था, अब अगला क्या हो जाएगा, 2l का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो गया, आर 4l स्क्वायर। तो अब की आपका जो रेसिस्टेंस आया वो क्या हो गया, 4 गुना बढ़ गया, यानी कि आपका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 गुना, यानी आपका आंसर होगा वो होगा बी। ध्यान देना, तो दो तरह का क्वेश्चन तुमको इस पर मिल सकता है, ये भी सोच लो। एक तुमको मिलेगा, जैसे कि मान लो क्वेश्चन देता है कि एक वायर है, इसकी लंबाई l है, और इसको हम काट कर आधा कर दिए, मतलब ये हम दो वायर में बदल गया, ये हो गया L/2, ये हो गया L/2, काट दिए, तो उसका प्रतिरोधकता क्या होगा। वैसे केस में L पर डिपेंड करेगा, सीधे हाफ हो जाएगा, लेकिन खींच दिए तो स्क्वायर पर फर्क पड़ेगा। ये वो आपका एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो कैसी होती है। तो कोई भी चालक अगर तुम लोगे, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसकी जो गति होती है वो होती है ड्रिफ्टिंग। मतलब क्या हुआ, अपसारित। अपसारित मतलब क्या, जैसे कि एक रूम लो, रूम में बहुत सारी मक्खियां हैं, तो मक्खियां अगर चल रही हैं तो वो जिगजैग स्थिति में चलती है, मतलब कोई इधर जा रहा है, 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 किसी का एक कोई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होता है, एक डायरेक्शन में वो लोग मूव नहीं करते हैं, वो इधर उधर जिगजैग तरीके से मूव करते रहते हैं, उसको कहा जाता है अपसारित। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रिफ्टिंग। ध्यान देना, यही इसी पर हम लोग निकालते हैं उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपसारित वेग निकालते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका
सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो तीसरा क्वेश्चन है, किरचॉफ का जो बिंदु नियम है, पॉइंट रूल है, वो कौन से सिद्धांत का पालन करता है? तो पहले किरचॉफ के पहले नियम को देख लेंगे। किरचॉफ का पहला नियम बोलता है कि मान लो किसी एक बिंदु पर बहुत सारे करंट आपस में मिल रहे हैं, तो जितना करंट वहां पर आएगा, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे I1 और I2 करंट इस बिंदु O पर आ रही है, और मान लो कि I3, I4, I5 इतना करंट इस बिंदु से बाहर की ओर जा रही है, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है कि I1 प्लस I2 जो होगा वो इक्वल होगा I3 प्लस I4 प्लस I5 के। ध्यान से समझो, यही नियम है बस, कि उस बिंदु पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहां से निकलेगा। और करंट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आवेश का प्रवाह, चार्ज का फ्लो। जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज वहां से निकला। तो क्वेश्चन पूछता है कि बिंदु नियम जो है वो किस नियम का पालन करता है? ऊर्जा का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, संवेग का संरक्षण या द्रव्यमान का संरक्षण? तो ऑब्वियसली यहां पे क्या दिख रहा है? जितना चार्ज आपका आया उतना ही चार्ज वहां से निकला। सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आवेश का संरक्षण। ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ। तो चौथा क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन पूछा गया है कि किरचॉफ का जो नियम है वो किसका परिमाण है? विद्युत क्षेत्र के असंरक्षित कैरेक्टर, मतलब क्या हुआ? अनकंजर्वेशन। फिर विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, चुंबकीय क्षेत्र का असंरक्षित और चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। तो याद रखो कि जो किरचॉफ के नियम है, दोनों नियम, वो नियम क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेशन, मतलब कि कंजर्वेटिव मींस क्या होता है? समझो बात को, कि जितना आएगा उतना ही जाएगा। यही था फर्स्ट लॉ। वैसे ही सेकंड लॉ में क्या है कि अगर किसी बंद लूप में हम पोटेंशियल को, विभव को मापे, तो वो फाइनली मेरा आंसर आएगा 0। तो ये बताता है हमेशा विद्युत क्षेत्र के संरक्षित चरित्र को। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। पांचवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध या विभवांतर? तो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज को समझ लो। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि 4 प्रकार के रेसिस्टेंस को हम लोग इस अरेंजमेंट में लगाते हैं। ध्यान से समझो। इसमें क्या करते हैं? 2 के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, 2 सिरों के बीच में। मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो A और C के बीच में हमने एक बैटरी लगा दिया और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया कि हम मापेंगे वहां पर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को कहा जाता है कि बैलेंस कहलाएगा कब? जब इस वायर में B से D की ओर कोई करंट मूव ना करे। इस अरेंजमेंट को कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इससे क्या मापते हैं? इससे मापते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को। कैसे मापते हैं? जैसे मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। इसमें रिलेशन आता है बैलेंस कंडीशन में कि R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। तो मान लो कि हमको 3 रेजिस्टेंस का मान पता है और हमको ये नहीं पता है, तो हम आराम से यहां से R3 को कैलकुलेट कर सकते हैं। R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R4 इंटू R1 इंटू R2। तो इस प्रकार से हम लोग रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा कि क्या मापा जाता है? तो इससे आप उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों भी, मतलब हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस दोनों को मेजर कर सकते हो। यदि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है पोटेंशियोमीटर से विभव मापी, कि विभव मापी का सुग्राहिता मतलब क्या होगा? उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाना अगर है तो क्या करना पड़ेगा? तो दिमाग में बिठा लो कि सेंसिटिविटी जो होती है विभव मापी की, वो डिपेंड करती है उसमें फ्लो करने वाले करंट पर, यानी करंट पर ही वो डिपेंड करेगी। तो पहला ऑप्शन तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से इसको कोई मतलब नहीं है, तार की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। अब आ गया धारा को या तो बढ़ाओ या तो घटाओ। तो सुग्राहिता जो उसकी सेंसिटिविटी होती है, जितना आपका करंट कम रहेगा उतना वो ज्यादा सेंसिटिविटी उसकी अच्छी होगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, इसकी धारा को घटाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखेंगे। तांबे के तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तो क्या होगा प्रतिरोध का फर्क? तो दिमाग में बिठाओ पहले 2 बात। तांबा एक कंडक्टर है, ध्यान से समझिए, एक चालक है। जर्मेनियम एक अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर है। ध्यान दे लो, यही फर्क है यहां दोनों में, कि कंडक्टर जो होता है जब उसका टेम्परेचर घटाओगे तो उसका रेसिस्टेंस भी घटेगा, यानी तांबा के तार का तो घटेगा। और सेमी कंडक्टर का क्या है? वो फ्लक्चुएट करेगा, पहले वो घटता है, सॉरी पहले वो बढ़ता है, यानी जर्मेनियम के तार का जो प्रतिरोध होगा
वो क्या होगा, जब ठंडा करोगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा, यानी कि तांबे के तार का प्रतिरोध घटेगा और जर्मेनियम के तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक चालक है और दूसरा जो है वो अर्धचालक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब हम लोग। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो देखो वाट पकड़ के चलो, वाट जो होता था वो होता था शक्ति का मात्रक, शक्ति, ठीक है। तो वाट है शक्ति का, आगे में किलो लगा दो, मेगा लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि किलो मतलब क्या हो गया कि 10 पावर 3 बढ़ जाएगा। चलो किलो वाट से कोई मतलब नहीं, यानी किलो वाट किसका हो जाएगा, शक्ति का, और उसमें मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, टाइम से, यानी शक्ति को गुना कर रहे हैं हम लोग समय के साथ। क्या मिलेगा, फॉर्मूला किसका है ये, ऊर्जा का, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 9। फिर क्वेश्चन मिला आपको आपका यूनिट डायमेंशन से कि इलेक्ट्रोवोल्ट, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उससे आप क्या माप सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट मतलब किसका हो गया, विभव का, वोल्ट किसका हो गया, विभव का। अब विभव को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, आवेश से। तो आवेश से मल्टीप्लाई किसको किए, विभव को, आपको क्या मिल जाएगा, ऊर्जा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऊर्जा। तो इलेक्ट्रोवोल्ट याद रखना, ऐसे भी याद रखो कि एक इलेक्ट्रोवोल्ट और जूल में क्या रिलेशनशिप होता है, ये आपका टास्क है, खोज के रखना कि कितना इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर 1 जूल मेरा होता है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके मात्रक से ही कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा। एम्पियर, एम्पियर जो था वो किसका मात्रक था, धारा का, विद्युत धारा का। तो धारा को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम लोग, घंटा, यानी कि समय के साथ। ये किसका फॉर्मूला है, ध्यान से समझो। धारा इक्वल टू होता था आवेश बटे समय, यही ना फॉर्मूला था करंट का, विद्युत करंट का क्या फॉर्मूला था कि आवेश बटे समय। तो समय यहां आ गया, मल्टीप्लाई हो गया यहां पर समय, तो यह क्या बचा आपके पास, यहां क्या बच गया, आवेश, यानी कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा, तो आवेश का। मात्रक वाला क्वेश्चन भी इस तरह का काम आप कर सकते हो। देखो नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड में, ये सारा क्वेश्चन बोर्ड का ही आपके है, कभी 15 का क्वेश्चन है, कोई 14 का क्वेश्चन है, कोई 18 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसे ही हल्का हल्का ही आपसे पूछा जाता है, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में अगर आप 35 का 35 सही कर लिए तो समझ लो कि 50% मार्क्स तो आपने ऐसे ही हासिल कर लिया। तो एग्जाम में नंबर बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका यही होता है कि 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है, जो अगर आप सही करोगे तो 35 में 35 आपको मिलेगा, जो आपके टोटल मार्क्स को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा, आपके परसेंटेज को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। इसमें गलत करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सही कर रहे हो तो 100% मार्क्स आपको यहां पर मिलने वाला है। तो देखो ये सारा क्वेश्चन जो था आपका, इसमें क्या था कि सब में मात्रक पूछा गया और कुछ खास चीज मतलब नया नहीं है कुछ, वो बस आप पकड़ के, जैसे वाट है तो वाट किसका मात्रक है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, शक्ति को मल्टीप्लाई कर रहे हैं समय के साथ। इसमें क्या है, चार्ज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वोल्ट के साथ। इसमें क्या है, विद्युत धारा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं समय के साथ। तो अगर इस तरीके से फॉर्मूला भी आपको अगर याद रहेगा तो आप उसका मात्रक इजी वे में निकाल सकते हो। क्वेश्चन है 11 नंबर की किसी बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे के बीच 3 एम्पियर का धारा प्रभावित होने पर उसके सिरों के बीच का विभवांतर जो है वो 10 वोल्ट है। और दूसरा कंडीशन दे रहा है कि जब 2 एम्पियर की धारा विपरीत दिशा में प्रभावित होती है तब बैटरी के सिरों के बीच का विभवांतर 15 वोल्ट हो जाता है। तो बताओ बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, जो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, वो कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में, आपके साथ 14 या 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। एक बैटरी दिया हुआ है, हम जानते हैं बैटरी में एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। अब इसमें करंट दौड़ा रहे हैं, यानी कि कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लो अप्लाई कर रहे हैं, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला, पहला केस क्या बोला कि जब ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे के बीच, यानी कि माइनस से करंट चला इस तरीके से और इसमें आया इस तरीके से, ऐसे करंट जब चला इस डायरेक्शन में तब करंट का मान दिया हुआ था 3 एम्पियर। और उस समय जब इसके सिरा के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर हम लोग मेजर किए भी, मान लो इसका ईएमएफ ई है और रेसिस्टेंस जो है छोटा वाला अपना इंटरनल रेसिस्टेंस वो आर है, तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मेजर किए वो आया 10 वोल्ट का। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है।
ठीक है। चलो अब हम इसको लिखते हैं अपना इक्वेशन के रूप में। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इक्वेशन के रूप में। तो क्या लिखाएगा फॉर्मूला? लिखोगे फॉर्मूला जो तुम लिखोगे वो कैसे लिखोगे कि जो हम लोग भी अप्लाई किया, जो हमने भी अप्लाई किया वो क्या हो जाएगा? आई आर, आई जो करंट मूव किया वो इंटू आर और प्लस ई जो यहां पर है, ये ना मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था भी तो पता नहीं है हमको, तो भी को भी छोड़ देते हैं। आई दिया हुआ है 3 एम्पियर, 3 इंटू आर, और ई दिया हुआ यहाँ पर कितना, सॉरी भी पता था हमको 10 वोल्ट का, और ये ई हमको पता नहीं है। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ, पहला क्वेश्चन मेरा बन गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला कि 2 एम्पियर का करंट मूव किया उल्टा। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल आ गया वो आ गया 15 वोल्ट का। तो फिर से इक्वेशन लिखेंगे हम लोग इसी तरीके से। क्या लिखा है मेरे यहाँ पर? यहां लिखा जाएगा मेरा -15 वोल्ट इक्वल टू 2R और माइनस ई, ये आ जाएगा मेरा। अब क्या होगा कि हम इसको सीधा सीधे जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? -5 इक्वल टू 5R, R इक्वल टू आ जाएगा -1। उल्टा माइनस में आया मतलब क्या हुआ? हमने करंट डायरेक्शन उल्टा लिया, ऑपोजिट डायरेक्शन हमने लिया, यानी मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। देखो ये क्वेश्चन आया आपकी कि 1 ओम के प्रतिरोध, 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को 4 टुकड़ों में हमने बांट दिया। यानी कि 1 ओम का प्रतिरोध था इस वायर का, इसको हमने 4 पार्ट में बांट दिया। अब 4 पार्ट में 4 वायर बन गया। तो अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था उसमें यही देखा था कि हमने अगर काट दोगे तो क्या होगा? केवल उसकी लंबाई पर वो डिपेंड करेगा उसका रेजिस्टेंस। यानी कि अगर हम 4 में बांट दिए इसको तो सबका कितना हो गया? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 इसका रेसिस्टेंस हो गया। अब बोलता है इसको काट के समानांतर क्रम में जोड़ दो। समानांतर मतलब क्या? पैरेलल में, यानी कि हमने इस तरीके से इसको जोड़ दिया, इस तरीके से इसको हमने जोड़ दिया। अब पूछ रहा है बताओ इसका इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बहुत सिंपल सा है, जानते हो कि अगर समानांतर में निकालना है तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है? फॉर्मूला मेरा 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन। तो यहां क्या हो जाएगा? अगर इसका समानांतर प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1/4 + 1/1/4 + 1/1/4, ही ना होगा जी। और यानी कि 4 + 4 + 4 + 4, ये कितना आ गया? 16 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/16 ओम, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी, 1/16। मान लो बोलता है कि नहीं इसको हम सीरीज में जोड़ दिए, तो सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 + 1/4। सीरीज के लिए क्या था फॉर्मूला? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। तो उसमें जोड़ोगे तो तुमको कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। यानी कि अगर सीरीज में जोड़ते, श्रेणी क्रम में जोड़ते तो मेरा आंसर होता 1 ओम, और चूंकि उसको हम पैरेलल में जोड़े तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 1/16 ओम।